नमस्कार जंटू में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन की। 75 साल का सफर, एक आम नागरिक, एक साधारण परिवार में जन्म, उसके बाद से प्रधानमंत्री तक का सफर, वाकई निश्चित रूप से एक ऐसा सफर बनता है ये, जिस पे लोग देखते हैं कि ऐसा क्या किया नरेंद्र मोदी ने। एक साधारण परिवार जिनके पिता चाय बेचने वाले, और वहां से देश की सल्तनत के मुखिया बने। तो चलिए हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। राजीव जैन साहब हमारे साथ हैं, अर्चना शर्मा जी और श्याम सुंदर शर्मा साहब। राजीव जी, ये तो एक बड़ी बात कही जाएगी कि गुजरात के एक छोटे से गांव से लेकर के और दिल्ली तक का सफर। निश्चित रूप से हम भी कई बार देखते हैं कि फलाने मुल्क के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या कोई ऐसा नोबेल पुरस्कार जीता हुआ व्यक्ति, उसका ये सफरनामा इस तरह से रहा कि उन्होंने कहाँ कैसे विषम परिस्थितियों में अपना जीवन जिया और उसके बाद में इस मुकाम तक पहुंचे। तो ये तो कहा जा सकता है कि मोदी का भी जीवन एक प्रेरणा बनेगा आने वाली पीढ़ी के लिए। देखिए योगेंद्र जी, निश्चित तौर पे जिस तरीके का नरेंद्र मोदी का हम राजनीतिक सफर देखें कि कहाँ से शुरू हुआ, मतलब उसके आरएसएस के वो प्रचारक थे, एक राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी में उनको जिम्मेदारी दी गई, फिर गुजरात के इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री के बाद एकदम वो प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री भी लगातार 11 साल उनको होने को आ रहे हैं जो प्रधानमंत्री, तो मतलब 11 साल पूरे हो गए। ये कहा जा सकता है कि 11 साल तो उनको प्रधानमंत्री हो गए। उससे पहले मुख्यमंत्री का सफर मेरे ख्याल से उनका 15-16 साल का सफर वो रहा। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से अब देखें तो जो सर्वोच्च शिखर होता है किसी राजनेता के जीवन का, वो उन्होंने छुआ। और निश्चित तौर पे जैसा आपने ही जिक्र किया कि एक साधारण परिवार से, इस तरीके से उनके परिवार में कोई राजनीति में नहीं, अभी भी उनके मतलब अभी मौजूदा समय में भी उनके परिवार से कोई राजनीति में नहीं, उनका कोई इस तरीके का जातीय आधार भी नहीं कुछ, मतलब जिसको एक भारतीय राजनीति में कई चीजें जो काउंट होती हैं कि आपके किस क्षेत्र से हैं, आपके जाति धर्म से हैं, या आपका क्या बैकग्राउंड, मतलब उस तरीके का कहीं नहीं। लेकिन एक उनका अपना एक जो संघर्ष वाला, राजनीतिक संघर्ष वाला था, वो उनको मतलब हर सफलता उनको हासिल हुई। उस रूप में कह सकते हैं कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना, ये अपने आप में एक बहुत मायने रखता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो उस कद का आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जैसा कद है राजनेता के तौर पे, हम उसको प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उन सब चीजों से अलग हटके भी देखें तो लोकतंत्र में जिस नेता के साथ जो खूबियां होनी चाहिए वो सारी उनमें है। वो आज भी मतलब कहीं ना कहीं मतलब लोगों के आकर्षण का केंद्र है। लोगों को उन पर विश्वास बहुत ज्यादा है। अभी भी आप और हम सब जगह घूमते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग एक लाइन में ये जिक्र कर देते हैं कि मोदी इस चीज को जरूर करेगा, या कोई भी चीज हो। तो इस तरीके का जो विश्वास है उसी का नतीजा है कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर आए हैं। अब तीसरा जो टर्म रहा उनको, जो मिली जुली कोलिशन गवर्नमेंट टाइप का जो रहा एनडीए का, कुछ दलों से उनको समर्थन मिलना पड़ा, तो लेकिन ऐसे दलों ने भी उनको समर्थन दे दिया उस रूप में कि नहीं, एक ये मजबूत नेता है, इनका दृष्टिकोण साफ है, सारी नीतियां एकदम क्लियर है। एक और चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा योगेंद्र जी, अभी चर्चा में ही मेरे ध्यान में आया कि जो भारतीय जनता पार्टी या उससे पहले का जो उनका मूल जो जनसंघ था, उसके जो कोर इशू थे, जिन चीजों को लेके वो पार्टी अपने वजूद मतलब जनता में बढ़ा रही थी और जो हमेशा वादे करती थी, पूर्व में भी भाजपा की सरकार रही, वाजपेयी की सरकार रही, लेकिन वो जो वादे, जो भाजपा के कोर इशू जिनको कहा जाता है कि जैसे कश्मीर से 370 हटाना, राम मंदिर का निर्माण, 3 तलाक हटाना, ये खत्म करना, तो ये इस तरीके के कुछ मुद्दे हैं जो भाजपा के और जनसंघ के कोर इशू रहा करते थे। हम तो बचपन में ही सुनते आते थे कि जब नगर पालिका वगैरह पालिकाओं के जो छोटे चुनाव होते थे, उसमें भी भाजपा के या जनसंघ के लोग यही नारे लगाते थे कि कश्मीर से 370 हटाएंगे। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए उस चीज को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी केंद्र सरकार ने उन चीजों को पूरा किया। तो ये एक जो भाजपा की जो आइडियोलॉजी से जुड़े कार्यकर्ता है या मतदाता वर्ग भी है, तो उनके लिए तो एक ये सुकून भरी चीज है कि इस तरीके का नेता उनके बीच में है, जो उनके जो कोर इशू है उनको पूरा करता जा रहा है। उसमें कई चीजें हैं,
तो दिक्कतें भी आती है। अभी कोर इशू और भी है भाजपा के, तो उनको वो कैसे पूरा करते हैं या क्या है? तो निगाहें तो निश्चित तौर पे मोदी के प्रति है ही लोगों की, और जो उम्मीदें हैं, तो मैं इनको एक जो भाजपा का समर्थक वर्ग जिसको कह सकते हैं, जो मतदाता है, ये बाद में भाजपा से जुड़ा, उसमें कई उम्मीद की किरण के रूप में भी नरेंद्र मोदी को देखा जाता है कि बिल्कुल आप सही कह रहे नेता। हैं कि 1980 में जब जनसंघ से भाजपा बनी, उस समय कुछ एजेंडे लेकर के चले थे, और धारा 370 को लेकर के आपको ध्यान होगा कि एक यात्रा भी निकाली गई जो लाल चौक तक जाने की थी, मुरली मनोहर जोशी से, और एक मूवमेंट खड़ा किया गया। इसी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी अपनी एक नोबल इमेज थी, लेकिन और हो सकता है उनका कद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बड़ा रहा उस वक्त, लेकिन क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल पाई। और गठबंधन में भी आइडियोलॉजिकली जिन दलों के साथ में ट्यूनिंग थी, उन लोगों के साथ में बना। लेकिन ये बात सही है कि पहली बार बीजेपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उनको जब कैंपेनर बनाया गया बीजेपी का 2014 में, तभी मिली। उसके बाद में और सीटें ज्यादा आई। तीसरे कार्यकाल में जरूर एक तरह से सेटबैक कहूं या झटका कहूं, लेकिन फिर भी जैसे राजीव जी ने कहा कि एहसास नहीं होने दिया उन्होंने कि सीटें भी कम आई है। वही कॉन्फिडेंस, वही तमाम चीजें जो दूसरे दल हैं जो अलायंस में साथ में हैं, उन्होंने भी भरोसा जताया कि आगे बढ़ना है तो हमें अलायंस में हमारा धर्म निभाना चाहिए। चलिए, श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में हैं। श्याम जी, मोदी का ये जो सफर रहा, एक वडनगर से निकल करके दिल्ली तक का सफर, गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी एक उनका अपना एक मॉडल चला। हर कोई कहता था कि ये गुजरात मॉडल है। और अब तक का सफर आप किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, ये बात सही है कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से छोटे नेता से बड़े नेता बन करके विश्व भर में अब कामयाबी हासिल कर रहे हैं। कल उनका जन्मदिन है, हम उनको हार्दिक शुभकामना भी देते हैं कि वो अपनी राजनीति में और आगे बढ़े और भाजपा को मजबूत करने का काम करें। ये बात सही है कि 2014 में जब राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उन्होंने ही खुद ने चला करके इनको प्रचार कमेटी का दायित्व दिया था। और उसके बाद जिस प्रकार से व्यवस्थाएं चुनाव में करनी पड़ती है, लोकसभा के चुनाव में बड़ा अमाउंट होता है, और आपने भी देखा कि गांधीनगर से ही वो कैंपेनिंग करते थे, दिल्ली से कैंपेनिंग कभी नहीं किया उन्होंने। और जिस तरह से मेजोरिटी मिली भाजपा को, जो सपने में नहीं सोचा जा रहा था कि भाई इस तरह से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार जिस तरह से मिलेगी। और बहुमत मिलेगा। देखिएगा, जब वो पहली बार लोकसभा भवन में गए थे, तो किस प्रकार से उन्होंने लोकसभा के जाने से पहले चरण छू करके दंडवत करते हुए कहा कि ये मंदिर बड़ा है, इस मंदिर में मैं जा रहा हूँ। और उन्होंने बहुत सारी सफलताएं प्राप्त की, ये बात नहीं किया जा सकता है। शुरुआत में तो उन्होंने प्रतिपक्ष को भी कोशिश की थी कि वो साथ में रह करके काम करे, लेकिन वो जमाना अलग तरह का था, कांग्रेस साथ नहीं आई पाई। बहुत सारी चीजें आपने भी देखा था कि उन्होंने प्रियंका गांधी को अपनी बेटी कह करके कहा था कि मैं पूरी सुरक्षा व्यवस्था दूंगा, और बहुत सारा माहौल परिवर्तित करके भी। देखिए क्या कि बघेला के साथ वो कहते थे कि लैम्ब्रेटा स्कूटर पे मैं घूमने वाला व्यक्ति आज प्रधानमंत्री हूं तो मैं तुम्हारे कारण हूं। जिस प्रकार से जो भी आपने देखा पहला कार्यकाल उनका, और फिर दूसरे कार्यकाल में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को बहुमत के आधार पर पूरा बहुमत मिला, और दूसरा कार्यकाल पूरा। अब तीसरे कार्यकाल में निश्चित तौर पर जिस प्रकार से आरएसएस और उनके संबंध जो होने चाहिए थे, और जेपी नड्डा का बयान कि आरएसएस की हमको जरूरत नहीं है, तो 242 पे जो सीटें मिलने के बाद भी नरेंद्र मोदी का ही कमाल था कि वो तीसरी बार भाजपा के गठबंधन की सरकार बनाने में सफल हुए। उनको देखिए, दो दलों को लेकर के बड़ी बात थी। आंध्र प्रदेश में जिस प्रकार से पहले जो आपसी विवाद था सब समाप्त हुआ, और उसके बाद जिस प्रकार से देखिएगा कि आपके बिहार के मुख्यमंत्री जी को लेकर साथ में जो कुछ किया, और विशेष पैकेज देकर के, आज की स्थिति में भी नरेंद्र मोदी के मुकाबले का भाजपा में अभी तक कोई व्यक्ति ऐसा खड़ा नहीं हो पाया है कि वो कहे कि मैं तैयार हूं। अनुयायी के रूप में तो सब कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आप देखिएगा कि एक उनका जन्मदिन सेवा पखवाड़े के रूप में बनाना एक बड़ी उपलब्धि है देश को। उसमें देखिएगा कि प्रधानमंत्री की योजनाओं का धरातल तक पहुंचे किस प्रकार से लाभ, सभी प्रदेशों में अलग अलग तरीके से एक पखवाड़ा पूरा बनाया जाएगा, 2 अक्टूबर तक चलेगा। और उसमें अगर
भाजपा के कार्यकर्ता और नेता असली रूप में सही तरीके से सेवा भावना से काम करेंगे तो मैं कह सकता हूं कि देश के उन लोगों को फायदा होगा जो कि गरीब है, सत्ता से दूर रहता है। अगर ये सब चीजें संभव हो, देखिए कोशिश होती है किसी नेता का जी जन्मदिन जी। मैं किसी एक भी बात नेता जानना चाहूंगा श्याम जी एक बात जानना चाहूंगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को भी मनाया करते थे। आपको कहीं संदेह है कि आपका कोई एक्सपीरियंस है कि ऐसे अभियानों की मॉनिटरिंग की जानी चाहिए कि चलिए आप एजेंडा बना के तो भेज देते हैं लेकिन कितना इंप्लीमेंट होता है उसकी रिपोर्ट्स लेनी चाहिए? आपने तो राधा मोहन अग्रवाल को जयपुर में सुना ना, कितने विधायक गायब रहे, कितने सांसद गायब रहे, और मैं कांग्रेस हो गया प्रत्याशी जो बने थे सांसदों के और विधायकों के, वो भी नहीं आए, पदाधिकारी नहीं आए, तो उनको कहना पड़ा कि उनको कारण बताओ, नोटिस भी जारी हो रहा है। तो राधा मोहन अग्रवाल अगर कह सकते हैं तो सारे प्रदेशों में जिस तरह की आपके सत्ता जहां पर है वहां तो आप प्रभावशाली तरीके से कर सकते हो। मुख्यमंत्री की मन इच्छा है कि भाई मेरे कार्यकाल में जिस तरह से उन्होंने छूट देकर के गांवों की और शहरों की और जो अभियान शुरू करने की बात कही है, और प्रभारी लगाए हैं, सचिव लगाए हैं, और अगर मॉनिटरिंग होगी तो मैं कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से अशोक गहलोत चलाया करते थे गाँव में, लेकिन नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर यदि ये सब चीज चली जाएगी और भाजपा नीचे तक पहुंचेगी तो आने वाले चुनावों में देखिए पंचायत चुनाव और शहरी निकाय के चुनाव अलग अलग तरह की चीजें हैं, और 2029 में जो चुनाव होगा उसकी भूमिका किस प्रकार से अभी से खड़ी होने लगी है कि नरेंद्र मोदी की एज कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा हो गया है कि हम सब उसके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि आने वाला चुनाव भी क्या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2029 का चुनाव भी लड़ा जाएगा क्या? क्योंकि अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं बन के आ रही है। चले भी बीच में निश्चित तौर पर आपके आरएसएस मोहन प्रमुख ने, भागवत जी। मोहन भागवत ने कहा था 75 का, मैं वो बात वो भी गायब सी हो गई है, क्योंकि देखिए बार बार लाल किले से अगर आरएसएस की प्रशंसा अगर मोदी कर देते हैं तो उसका मतलब है हृदय परिवर्तन हो गया है, और आरएसएस को साथ लेके चलने की बात हो रही है। तो निश्चित तौर पे जिस प्रकार से राहुल गांधी गद्दी छोड़ और पता नहीं क्या क्या करने की बात कर रहे हैं, वो कितने सफल होते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन आज की राजनीति में कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से इंदिरा जी, नेहरू जी, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आता है तो मुझे लगता है कहीं भारत रत्न कहाँ मिलेगा मेरे को, भविष्य में भारत रत्न देने की बात तो कोई दिक्कत ही नहीं आ सकती कि जिंदा रहते हुए भी मिल जाएगा, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी को देने की बात कही। अब आज की स्थिति में संगठन को मजबूत कैसे किया जाए, ये चुनौती निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के सामने आज भी खड़ी हुई है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाया जाए, क्योंकि ऐसा कभी देखा नहीं गया कि समय रहते हुए चुनाव नहीं कराया गया, सब टाला जा रहा है। इसका मतलब है कि आरएसएस और इनके बीच में संबंध सुधर जाए तो निश्चित तौर पर भाजपा की जो राजनीति बढ़नी जी चाहिए। अब जैसे मणिपुर भी जाके आ गए, तो पहले कहते थे मणिपुर नहीं जा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री अपने आप को वापस से पूरे वो विश्व में तो बहुत जाते हैं, विदेश यात्रा तो बहुत करते हैं, लेकिन देश में जो यात्राएं शुरू की है वापस से और भाजपा को सुदृढ़ और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो उनके आगे मेरे को लगता है नहीं कोई दूसरा नेता कोई साथ जाकर के कहे कि भाई मैं भी मजबूती के साथ खड़ा हूं, वो अकेले ही जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष को साथ नहीं लेते कई बार। तो इसलिए कह सकते हैं कि भाजपा में आज की स्थिति में तो मैं कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी भले ही अमित शाह का सहारा लेकर के पूरी राजनीतिक को चलाने का प्रयास करते हैं, और देश में अपना नाम तो है, और बाहर भी जाकर के कुछ तो करते हैं जिस प्रकार से होना चाहिए। और जीएसटी में जो तोहफा दे दिया, और जो 22 तारीख, क्योंकि उनका जन्म 17 है, और 22 तारीख से आम व्यक्ति को जो फायदा मिलेगा उसमें मैं कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी राजनीतिज्ञ के रूप में जिस प्रकार से जो फैसले करने चाहिए और समय रहते हुए जी करने चाहिए, लाल किले से बिल्कुल। फैसला करके श्याम जी करने एक तरह चाहिए। से ये कह सकते हैं ये जन्मदिन का तोहफा है उनका, जीएसटी का जो स्लैब है, हालांकि ये जन्मदिन का तोहफा क्या कहें कि ये करना था क्योंकि रिफॉर्म्स में अगर आप नहीं करेंगे तो पिछड़ जाएंगे, कि जिस तरह से हमारे सामने टैरिफ की चुनौती है ट्रम्प के, तो उसके लिए अगर आपको डिमांड बढ़ानी है, लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ानी है, तो आपको कहीं न कहीं किसी माध्यम से उसे राहत देनी होगी, तभी उसकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ सकती है। चलिए अर्चना जी का रुख करना चाहूंगा मैं, अगर खासकर महिलाओं को लेकर के हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को लेकर के, तो क्या मानना आपको कई ऐसे प्रोग्राम जिनके नाम महिलाओं से जोड़ करके किया है, सब कुछ ठीक चल रहा है कि हाँ वाकई योजनाएं तो बनी हैं लेकिन धरातल पे उसकी मॉनिटरिंग भी जरूरी है? अनम्यूट करिए, म्यूट है अर्चना जी, म्यूट किया हुआ आपके यहाँ से। जी जी जी, जी हाँ नमस्कार सर।
नमस्कार। तो बेसिकली महिलाओं के लिए योजनाएं जो मुझे एक कहते हैं नए सिरे से सोचना, नए दौर में नई महिला यानी नए तरह के महिलाओं के लिए, पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए, छोटी बच्चियों के लिए, हर तबके के लिए अच्छी स्कीम्स लेकर आई है मोदी गवर्नमेंट। इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरी खुद की बिटिया है, तो वो सुकन्या समृद्धि योजना पोस्ट ऑफिस की मुझे लगता है वाकई बहुत अच्छी स्कीम है। तो इस तरह से बेटी, जैसे जब हम छोटे थे तो वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक बहुत अच्छी जो योजना थी जो इम्प्लीमेंट हुई थी। तो आज यानी ये जो है आपका उज्ज्वला योजना महिलाओं के लिए, जो घर घर में जो कर रहे थे काम जो चूल्हे पर, उनके लिए अच्छी योजना थी। आपकी मुद्रा जो लोन योजना है, इस तरह से महिलाओं के लिए काफी कुछ किया है, यानी इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, प्रचार जो हम कहते हैं प्रचार प्रसार थोड़ा सा और होना चाहिए। अगर आज काफी हमारी महिला मित्र है कि एसएमए में महिलाओं की क्या वो है, स्कीम्स क्या है, उन लोगों का भी नहीं पता है, यानी वो वाली चीज वहां तक नहीं आई है। तो उस पे थोड़ा सा मुझे लगता है अभी और काम होना चाहिए। और दूसरी चीज, यानी ये जो महिलाओं के लिए वो काम कर रहे हैं वो क्यों प्रूव भी हो रहा है कि जो एक कहते हैं जो मुस्लिम वोट बैंक है उसमें महिलाएं, बहुत जगह पर ऐसा है कि महिलाओं के वोट गए हैं मोदी जी के पास। तो कोई ना कोई तो कारण है कि जो 3 तलाक का जो था, जो एक बहुत बड़ा एक यानी सोसाइटी के लिए एक अभिशाप भी बोलेंगे उसको, वो चीज को अगर वो खत्म कर रहे हैं तो मुझे लगता है महिलाओं के लिए काफी स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिए हैं। एक अगर ये 33% रिजर्वेशन का अगर हो जाता है तो मुझे लगता है यानी ये तो सबसे बड़ा एक वो रहेगा, एक कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन होगा सोसाइटी के लिए। लेकिन हाँ, ये है कि अभी देखिए इस बारे में अभी कुछ फॉलो अप आया नहीं है, तो ईगरली अवेटेड है उस चीज को। अभी सब वेट एंड वॉच की पॉलिसी, जो महिलाएं नेत्रियां हैं वो काफी वो हैं उसके लिए, क्या कहते हैं, ऑप्टिमिज्म भरा हुआ है उनके अंदर की कुछ अच्छा होगा। लेकिन हाँ, ये है कि इस इन अगर हम मोदी जी का टेन्योर देखें पिछले जो है आपका 14 साल का, इज डेफिनेटली इट्स गुड, अच्छा है महिलाओं के पर्पज से। जी बिल्कुल, कुछ नाम भी दिए हैं, ड्रोन दीदी, लखपति दीदी। और बिल्कुल, देखिए, हाँ। लीडरशिप है तो नीचे तक उसी तरह से फॉलो किया जाता है उसको। राज्यों ने भी उसी तरह से अपनाया, खासकर जहाँ भाजपा शासित राज्य हैं या फिर एनडीए के अलायंस में हैं, लेकिन मुख्यमंत्री इनके हैं। ज्यादातर राज्यों में मुख्यमंत्री भी इन्हीं के हैं। अगर बिहार को छोड़ दें, कुछ एक राज्य और हैं जहाँ के अलावा, तो ज्यादातर जगह पे इन्हीं के अपने मुख्यमंत्री हैं। चले राजीव जी, वापस आपका रुख करना चाहूंगा। कुछ ऐसी चुनौतियां हैं कि मोदी जी का सफर बेबाक चलता रहा, कई चीजों को लेकर के देखते थे कि हाँ ये तो आम बात है, इसमें क्या किया, लेकिन हाँ एक मुहिम छेड़ी, स्वच्छ भारत मिशन वो उनका था। हर किसी को मालूम होगा कि हाँ स्वच्छता जरूरी है, लेकिन एक मिशन के रूप में लिया और आज एक मैसेज भी गया। दूसरा, योगा हमारी पीढ़ियों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन दुनिया ने इसका लोहा माना। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि ये सब चीजें तो हो गई, लेकिन हम मोदी जी के आगे का जो सफर है, पार्टी आरएसएस, उनके सामने कुछ चुनौतियां दिखाई देंगी। देखिए, चुनौतियां तो राजनीति में रहती हैं, और सरकार के तौर पे जो उन्होंने काम किए आपने गिनाए, अर्चना जी ने गिनाए, तो मतलब बेहतर तरीके से कहा जा सकता है। लेकिन कई चीजें होती हैं छोटी की, घर घर शौचालय जैसी चीज है, लगती छोटी है लेकिन बहुत बड़ी चीज है। महिलाओं को उससे सबसे ज्यादा लाभ भी मिलता है। जो एक मतलब शर्मिंदगी वाली चीज थी उससे कहीं छुटकारा भी मिलता है, लोग इसको एप्रिसिएट करते हैं, स्वच्छता वाला है। और राजनीतिक तौर पर जहां तक चुनौतियां हैं, मैं एक इसको राजनीतिक दृष्टि से एक अलग रूप में भी देखता हूँ। मोदी जी के नेतृत्व में जो हुआ भाजपा का एक, आप जिसको कह सकते हैं कि नवीनीकरण हो रहा है। अब भविष्य में वो कितना सफल होता है वो एक अलग चीज है। आप देखिए, राज्यों में 50 से 60 साल की उम्र के नेताओं को नेतृत्व सौंपा गया। ज्यादातर राज्यों में भाजपा ने अपना एक इस तरीके का नेतृत्व खड़ा किया, जिसमें हमारे प्रदेश राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है। ये सारे मुख्यमंत्री 60 साल से कम उम्र के हैं। आप तो उससे एक उनका जो विजन है कि आने वाले समय में भाजपा को 15-20 साल के लिए एक ऐसा नेतृत्व मिले, तो उस तरीके के लोगों को आगे बढ़ाया। तो पार्टी में एक नई खेप उन्होंने खड़ी की। आज भी जो उनका मंत्रिमंडल है उसमें सिर्फ एक राजनाथ सिंह को छोड़ के, मतलब वाजपेयी गवर्नमेंट में जो मंत्री थे उसमें राजनाथ सिंह ही हैं। बाकी कोई ऐसा मंत्री नहीं है जो वाजपेयी गवर्नमेंट में रहा हो, ऐसा नेता कोई मंत्री नहीं है। नितिन गडकरी मंत्री नहीं रहे कभी, भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं, वो उस तरीके से हैं। तो आप देखिए, ज्यादातर राज्यों में नए नेतृत्व को विकसित किया पार्टी में। और जो नया नेतृत्व भी जो वो ला रहे हैं आगे, जो आ रहा है, जो अब तक सामने हम आपके हमारे आए हैं, तो वो पार्टी के निचले स्तर के। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इसका एक उदाहरण भी है।
ये तीनों तो उदाहरण नहीं, आप उत्तराखंड देख लीजिए, पुष्कर सिंह धामी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो तो 60 साल से कम उम्र के ही हैं। राहुल गांधी से मतलब वो छोटे हैं, अखिलेश यादव से बड़े हैं। तो एज वाइज भी देखें हम, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस हैं, इन्हीं के कार्यकाल में मुख्यमंत्री बने, वो है, वो सब 60 से नीचे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक सोच है उनकी, मतलब मोदी जी की, या कह सकते हैं कि पार्टी में एक नया नेतृत्व विकसित कर रहे हैं। अब ये कितना सफल होता है, ये तो भविष्य ही बताएगा कि आने वाले जो नेतृत्व खड़ा किया, वो आने वाले 10-15 साल चलते हैं तो जो उनकी सोच थी वो कहीं सफलता रहेगी। हो सकता है इनमें कुछ अनसक्सेस सफलता भी हाथ लगे, कुछ लोग असफल हो तो फिर नया नेतृत्व और आएगा। तो पार्टी का जो एक कार्य, जो जिसको कहते हैं कैडर, जो भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी, पार्टी में जो कैडर में निचले स्तर पे काम करता है, उसमें कहीं एक आशा का संचार तो होता है कि हमारे बीच से उठा के कोई भी हमारा नेतृत्व करने आ जाएगा। तो ये एक नई सोच है। जो पुराने जमे जमाए स्थापित नेता होते हैं, उनको कहीं दरकिनार करना बड़ा एक मुश्किल काम होता है। तो ये एक हिम्मत वाला काम, हिम्मत वाला पार्टी के विद इन पार्टी जिसको कह सकते हैं, इस तरीके के फैसले लेना भी एक बहुत मतलब हिम्मत वाला काम है जो मोदी जी कर रहे हैं। जिस चीज को कहते हैं ना कि कोई मुमकिन को वो करना नामुमकिन नहीं है, तो वो वही चीज हम देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि से। बड़े बड़े नेताओं को, जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार होते हैं, उनको किस तरीके से दरकिनार कर एक साधारण से कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री का पद सौंपा। तो वास्तव में ये चीजें तो उनके खाते में जाएंगी। जी योगेंद्र जी। जी बिल्कुल श्याम जी, आपके पास में आना चाहूंगा। बिल्कुल इसमें कहीं संदेह नहीं है कि नई लीडरशिप को डेवलप कर रहे हैं। एक आपने जिक्र भी किया था 75 साल की उम्र को लेकर के एक बड़ी बहस थी, लेकिन अभी आपको लगता है कि मोदी को किसी तरह की कोई चुनौती होगी? क्योंकि पिछले दिनों ही जब मोहन भागवत इनका एक मैंने वो भी पढ़ा था इंटरव्यू, और इन्होंने कहा भी था, अभी जब जोधपुर आए थे तब, कि हम किसी के लिए वो राइडर नहीं है, कोई जब तक काम करना चाहे वो कर सकता है। तो सीधा संकेत था पहले कि, पहले तो जब कहा था उन्होंने 75 साल के बाद में मैं भी चाहता हूं कि अब संघ में मुझे, तो एक प्रेशर माना जा रहा था कि नरेंद्र मोदी पे प्रेशर है कि वो भी 75 साल में, पता नहीं 17 सितंबर को क्या होगा, क्या मोदी अनाउंस करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। तो अब क्या लगता है आपको कि कोई चुनौती नेतृत्व को लेकर के या संगठन में किसी तरह की दिखाई देती है? क्योंकि मोदी के जिस तरह से कार्यकर्ता मुरीद हैं, उनके अपने संगठन के लोग हैं, उस तरह से अब लगता है कि ये सफर इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है। योगेंद्र जी, क्योंकि मोदी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगे हैं कि जिस तरह से बदनाम हो जाए उसको छोड़नी पड़े। कुछ एक घटना पुरानी थी लेकिन उसको उजागर नहीं हुआ। लेकिन ये बात कह सकते हैं कि आज की राजनीति में जिस तरह से मोदी अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, और उनके समकक्ष खड़ा होने के लिए कुछ नेता थे लेकिन वो नहीं आ पा रहे हैं। गडकरी की बात कर लें या राजनाथ सिंह तो खुद ही समर्पित हो गए, जिस प्रकार से उनके बेटे का जो कांड आया था बीच में, उसके बाद वो खुद ही गड़बड़ा गए। अभी देखिए गडकरी के बेटों का जो आ रहा है मिसाइल को लेकर के, वो भी अलग तरह से हो रही है। तो जिस तरह से मोदी राजनीति करते हैं, वो उनके आगे पीछे कुछ भी नहीं है। उनके पर आरोप लगाओगे तो क्या लगाओगे? उनके भाई नहीं, उन्होंने तो अपनी माँ तक को भी अपने पास रखा नहीं, मिलने जरूर जाते थे जिस प्रकार से होता है। तो राजनीति में यदि ये सब चीजें नहीं है तो आप फिर राजनीति देश के लिए कर सकते हैं। इसलिए वो कह के मेरा काम है देश के लिए, मैं देश के लिए, तो ये सारी बातें बहुत कम नेताओं में होती है। क्योंकि पारिवारिक उलझनों में जो उलझा रहता है नेता, वो इस तरह की गतिविधि नहीं कर सकता जो कि आज नरेंद्र मोदी सामने करते हैं। और देखिएगा चुनाव लड़ने के लिए जितना पैसा चाहिए, और देखिए मोदी जी के नेतृत्व में जिले स्तर पर जो ऑफिस बने हैं, आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि कांग्रेस कितने समय तक राज्य में रही, शासन में कहीं कुछ जगह पे होंगे कांग्रेस के ऑफिस। अभी तो जयपुर में नहीं बना पा रहे प्रदेश, लेकिन आज वो प्रदेश का कार्यालय भी बनाने की, क्योंकि प्रदेश का कार्यालय जो है वीरू सिंह जी के जमाने में जो उन्हीं का बंगला था है। लेकिन ये कह सकते हैं कि मोदी ने जिस तरह की राजनीति को जन्म दिया वो बहुत कम लोग, क्योंकि उनके पारिवारिक परिस्थितियां वैसी नहीं थी जो बाकियों के साथ हो जाती है, जो इंदिरा जी के साथ भी रही, राजीव गांधी के साथ भी रही, और आपने देखा कि प्रियंका बराड़ा के पति का जो कुछ केस सब कुछ हुआ। लेकिन इनके पास साफ सुथरा है, कहेंगे मैं करूंगा तो किसके लिए। और ये बैंक में अकाउंट में पैसा भी नहीं रखते। जब गुजरात से आए थे मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके, जो कुछ था वो अपने कार्यालय के जो
फोर्थ क्लास के लोगों को होता है, उनके बेटों बेटियों को जी। बांट बूट के आ गए थे। तो एक अलग तरह के राजनीति करने का अगर मादा है तो नरेंद्र मोदी में है। और आने वाले समय में भी कुछ समय चुनौती देने की स्थिति तो आएगी नहीं। ये स्वतः ही कहेंगे कि उन्होंने जी कहा कि मैं झोला लेके जाना चाहूंगा, चला जाऊंगा। तो अब अमित शाह बनेंगे या कोई और बनेगा, अभी कुछ तय नहीं है। लेकिन हाँ, आज की राजनीति में कोई चुनौती नहीं। लेकिन मोदी जी को चुनौती इसलिए है, बिहार का चुनाव है, बंगाल का चुनाव है, आसाम का चुनाव है, और आने वाले पूर्व जो नॉर्थ ईस्ट के जो जितने स्टेट है वहां पर भाजपा की स्थिति को मजबूत करने के लिए जो मणिपुर, आसाम और दौरा करके जो घोषणाएं की है मोदी जी ने, वो ये बताता है कि वो राजनीति के खिलाड़ी बड़े हैं। और दिलासा भी लोगों को कहना चाहते हैं कि मैं हूं तो ये सब कुछ दे करके जा रहा हूं, जी और अगर जी सत्ता आएगी तो ये काम पूरे होंगे, नहीं तो फिर वो आपके वहां घोषणाएं भी हो सकती है, घोषणाएं रह जाए। इसलिए बड़ा जी चतुर चालाक तरीके से वो राजनीति भी करना जानते हैं, और वो राजनीति बिल्कुल। सफल देखिए, रूप में सियासत भी है। में खिलाड़ी होना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो आप चल नहीं सकते। साम दाम दंड भेद आपके पास में होना चाहिए, यही राजनीति का मूल मंत्र है। अर्चना जी, आपके पास में आना चाहूंगा। आपको चैलेंज नरेंद्र मोदी के सामने? सर, आज के टाइम पर तो जो सभी जो मान रहे हैं कि अभी जो चैलेंजेस थे, मेरे को लगता है कि उन्होंने अपनी राजनीतिक सूझबूझ से सब दूर कर दिए हैं। जो अभी जो चीजें पिछले 2-3 महीने में जो इक्वेशन समझकर जो सामने आई है। दूसरी चीज, एक हम बोल रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी चर्चाएं हुई कि डिप्लोमेटिकली इंडिया इंटरनेशनल फ्रंट पे फेल हुआ है कहीं ना कहीं। जिस तरह से बार बार ट्रम्प आगे आकर बोल रहे थे कि हमने युद्ध रुकवाया है ना, उस पर कोई बयान नहीं आ रहा था सामने। लेकिन तमाम चीजों को एक विराम सा लग चुका है। जिस तरह से ट्रम्प ने टैरिफ अनाउंस किया और जिस तरह से भारत ने उसको टैकल किया है ना, एक डिप्लोमेटिक तरीके से, कैसे यूरोपियन नेशंस के पास गए, कैसे अलग अलग कंट्रीज में जो विजिट हुई है उनकी, तो वो चीजें, वो क्या भारत मोदी के पक्ष में गया है। जो डिप्लोमेटिक फेलियर की बात कर रहे थे, वही चीज अब बोल रहे हैं कि नहीं, इंडिया ने एक अच्छा फ्रंट फुट पे खेला है और एक अच्छा मूव माना जा रहा है उसको। और दूसरी चीज हम जो बात करें कि ये आरएसएस के साथ जो उनके संबंध थे, आज आपने हमने सबने देखा मोहन भागवत जी के जन्मदिन पर किस तरह से सारे न्यूज़पेपर्स में काफी अच्छे आर्टिकल नरेंद्र मोदी जी के खुद से जो लिखे हुए आर्टिकल्स हैं वो पब्लिश हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा, जो वाकई 15 अगस्त पे उन्होंने जो वहां से प्रशंसा करी लाल किले से, तो ये सारी चीजें जो ऐसा लग रहा था जो खाई बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं उसको समेटने का काम किया गया है। मणिपुर दौरा जो इतने टाइम से चल रही थी, उस पर इतनी बड़ी पॉलिटिक्स चल रही थी कि क्यों नहीं गए, वो गए। तो मुझे लग रहा है कि जो एक नेगेटिव्स थे ना, उनको इस पूरे टेन्योर में उन्होंने पॉजिटिव किया है। और दूसरी चीज अभी बात करें तो पूरे विश्व में अभी बहुत उथल पुथल मची हुई है, जो हम देख रहे हैं जी ना, बिल्कुल। किस तरह से युद्ध चल रहे हैं, नए जी वर्ल्ड ऑर्डर्स शायद बन रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे टाइम पर अभी लीडरशिप चेंज मुझे जी, लगेगा मैं भी नहीं। अर्चना जी, मैं रोकना चाहूंगा, माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। तो चलिए, नरेंद्र मोदी का ये जो सफर रहा, उनका जन्मदिन की उनको हमारे दर्शकों की ओर से, हमारे पैनलिस्ट की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक सफर उनका रहा, निश्चित रूप से आज बीजेपी में उन्हें कोई चुनौती नहीं है। और मुझे लगता है कि आगे भी जब तक कोई बड़ी लीडरशिप नहीं आती है, तब तक उन्होंने कोई चैलेंज नहीं है, उन्होंने उस तरह से किया भी है वो। तो चलिए, खास खबर में फिलहाल इजाजत लेंगे, और आप नमस्कार। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत।